तो आज हम पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के प्रश्न उत्तर। यदि आपसे यह प्रश्न उत्तर याद नहीं होते हैं तो टेंशन मत लीजिए। आज की इस वीडियो देखने के बाद पूरा प्रश्न उत्तर आपके दिमाग में होगा। अब देखते हैं सभी प्रश्नों का उत्तर झट दिया बता दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। कैसे नहीं लेती है? देखिए, सामाजिक विभिन्नता क्या होता है कि अगर तो आप भाषा, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं लोगों से, यदि वही भेदभाव अगर बड़े रूप में करते हैं, मतलब सभी लोग जितना, अगर मान चलिए कोई हिंदी बोलता है, आप हिंदी बोलने वाले सभी लोगों से अगर नहीं बोलते हैं, भेदभाव करते हैं, तो वो क्या हो गया? सामाजिक विभाजन। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा सगरी नहीं होता कि आप हिंदी बोलने वाले से नहीं बोल सकते। इसलिए ये हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। हर सामाजिक विभिन्नता जैसे जैसे भाषा, धर्म, जाति हमेशा सामाजिक विभाजन नहीं बदलती, जबकि जबकि इन अंतर के आधार पर भेदभाव और अन्याय हो। अब मान चलिए इसी पर, अब भाषा के आधार पर तुम उर्दू बोले तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं आया, तुम ये इस जाति का, जैसे अभी पालगाम में जो हमला हुआ है धर्म के आधार पर ही हुआ है, वो एक तरह के सामाजिक विभाजन है। ठीक है, क्योंकि वो अन्याय हुआ है लोगों के साथ। अगर विभिन्नता का सम्मान किया जाए, मतलब अगर तुम इस जाति का हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप उस जाति का हो, उस धर्म का हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप आपके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, आपके साथ अच्छा से बोला जाए, रहा जाए। ठीक है, तो ऐसा पर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेगी, और लोगों के अधिकारों का सम्मान हो, यह विभाजन का रूप नहीं लेती है। ठीक है, समझ में आया? विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। कैसे? क्योंकि यदि यही बड़े क्षेत्र पर हो, बड़े उनका जो विभिन्नता है उसका सम्मान किया जाए, उनको आदर किया जाए, उनको इज्जत दिया जाए, तो सामाजिक विभिन्नता कभी भी सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेगी। तो उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। देखिए, सामाजिक अंतर कहने का मतलब वही है सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन में कब बदल जाती है। तो अभी हमने क्या बताया, अगर मान चलिए उस पर अन्याय होने लगे, उस पर लोगों को कष्ट पहुँचे, तो वही सामाजिक अंतर जो है सामाजिक विभाजन का रूप ले लेगी। जब कुछ सामाजिक विभिन्नता एवं लिखा है किसी अन्य सामाजिक विभिन्नता से मिल जाती है, मतलब अगर तुम धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहे दो चार लोग से, और वही जितना भी उस धर्म के लोग हैं उन सभी तुम धर्म के लोगों से भेदभाव करेंगे, तो वो सामाजिक विभाजन है। दूसरे शब्दों में जब दो या दो से अधिक सामाजिक विभिन्नता मिल जाती है तो एक सामाजिक विभाजन बन जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में अश्वेत और श्वेत अंतर उनकी विभिन्नता जाति का कारण है, जो सामाजिक विभिन्नता है। देखिए, अमेरिका में श्वेत मतलब काले और गोरे लोगों का भेदभाव किया जाता है, जो एक सामाजिक विभिन्नता है। अगर वही साधु सब लोगों से कर दिया जाए तो सामाजिक विभाजन बन जाएगा। ठीक है, सामाजिक अंतर कैसे सामाजिक विभाजन का रूप लेती है, समझ में आ गया है। क्योंकि वही जब बड़े क्षेत्र पर हो जाए, मतलब दो या दो से अधिक लोग मिल जाए के बुराई करने लगे किसी समाज का, तो वही विभाजन हो गया। तीसरा का देखिएगा कि सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहारों में परिवर्तन होता है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में स्पष्ट करें तो देखिए, अगर सामाजिक विभाजन किसी समाज के साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो सरकार भी भेदभाव नहीं को करना चाहेगी, तो उसके लिए क्या करेगी? सरकार एक नया नियम कानून बनाएगी। ठीक है, तो इसलिए समाज राजनीतिक में भी क्या हो गया? बदलाव हो गया है। तो सामाजिक सामाजिक विभाजनों की राजनीतिक लोकतंत्र के व्यवहार में कई तरह से प्रभावित होते, मतलब बदलाव हुए। इससे छोटे सामाजिक समूह अपनी आवाज़ उठा सके हैं, मतलब जो छोटे समाज के लोग हैं जिनके साथ भेदभाव हो रहा है, वह समाज के सामने सरकार के सामने अपना आवाज़ रख पा रहे हैं, जिससे सरकार का ध्यान आकर्षित होता है। साथ ही यह सामाजिक विभाजन के बीच संतुलन भी बनता है, जिससे कोई भी विभाजन अधिक उग्र नहीं हो पाता है, लोकतंत्र मजबूत होता है। और ऐसा करने से लोकतंत्र क्या होगा? हमारा मजबूत होगा। कब होगा? जब जो जिसके साथ भेदभाव किया जा रहा है यदि उसकी बात सरकार सुनेगी तब। ठीक है, याद हो गया होगा यह प्रश्न। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न है साथियों कि 70 के दशक के आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र का सफर सामाजिक न्याय के संदर्भ में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मतलब देखिए, 70 के दशक से जो आधुनिक दशक है, इसके बीच जो
जो भी भारत का जो सामाजिक न्याय है वो काफ़ी उन्नत किया है, काफ़ी उसमें बदलाव आ गया है, लोगों के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखिएगा कि 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र का सफर सामाजिक न्याय के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। इस दौरान सामाजिक न्याय के लिए प्रयास और नीति लगातार विकसित हो रही, मतलब वही क्या विकास करे हमारा भारत। शुरुआत वर्षों में सामाजिक न्याय मुख्य रूप से संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित था। मतलब जो सामाजिक न्याय जो साथियों वह वह भारतीय संविधान में लिखे गए अधिकारों और न्याय के आधार पर था। जैसे जैसे समय बीतता सामाजिक न्याय के लिए विभिन्न आंदोलन, मतलब अगर मान चलिए किसी समाज के साथ भेदभाव किया जाए तो वह समाज वाले लोग तो क्या करें, आंदोलन नहीं करेंगे, और प्रयास हुए जो दलितों और पिछड़ी जातियों और महिलाओं अधिकारों की रक्षा पर केंद्रीय थी। ठीक है, इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप आरक्षण नीति को लागू किया गया। मतलब जो साथ पिछड़े जाति है, जो महिलाएं हैं, ठीक है, जो दलित है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई, जो सामाजिक न्याय के बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है, बाद में सामाजिक न्याय के लिए अन्य नीतियाँ भी बनाई गई, मतलब समाज में जो अन्याय हो रहा है उनके लिए अलग नीति भी बनाई गई, मतलब संविधान से रिलेटेड नहीं, अलग खास तौर पर आपके लिए ठीक है बनाई गई। जैसे बनाई गई जैसे सामाजिक सुरक्षा योजना, मतलब समाज में महिलाओं की सुरक्षा, समाज में जो गरीब लोग हैं उनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए सुरक्षा, जो गरीब और कमज़ोर लोगों की मदद करती है। मतलब जैसे क्षेत्रीय आवास, जो आवास प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसकी तरह लोगों के साथ जो गरीब लोग हैं उनका घर बनाया जाता है। एक तरह से एक संविधान में नहीं लिखा, फिर भी उनका मदद की जा रही है। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्या अभी 70 के दशक से अभी तक के दशक के बीच का विकास। पांचवा है सामाजिक विभाजन की राजनीतिक परिणाम स्वरूप किन किन चीज़ों का निर्भर करती है। तो देखिए सामाजिक विभाजन जो है साथ वो राजनीतिक पर भी निर्भर करती है। ठीक है, कैसे, तो देखिए सामाजिक विभाजन की राजनीतिक परिणाम कई कारणों से निर्भर है, जिनमें लोगों की अपनी पहचान से लेकर धारणा, राजनीतिक दलों द्वारा समुदाय के मांगों को उठाने का तरीका और का इन सरकार का इन मांगों का प्रतिक्रिया देना। तो देखिए सामाजिक विभाजन जो है साथियों राजनीति का परिणाम किन किन चीज़ों पर आता है। देखिए पहला है साथियों कि जो लोगों का पहचान है बदल गया। देखिए लोग जो है साथियों, आप कौन है, तो आप मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का निवासी हूँ। जैसे आप हम रोहतास के, तो कहिएगा रोहतास से हैं क्या, ठीक। रोहतास से बाहर निकलिएगा तो कहिएगा हम बिहार के, ठीक। बिहार से बाहर निकलिएगा तो कहिएगा हम, मतलब बिहार से बाहर मतलब किसी विदेश में चले गए थे, दूर अमेरिका में चले गए थे, आप कहाँ के हैं, तो इंडिया के हैं। तो ऐसे आपका पहचान क्या हो रहा है संतु, बदल रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार पहचान भी लोगों को बदला है। राजनीतिक जो दल है, राजनीतिक दलों द्वारा समुदाय के मांगों का उठाने का तरीका। अब देखिए समाज में अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग मांग है। अब मान चलिए कुछ बहुत संख्यक जो जाति है उसकी मांग है कि ये काम कर दीजिए, ठीक है। अब वो सरकार सोचेगी वो काम करना है कि नहीं करना। अगर वो काम करते हैं कि उस जाति का लाभ होगा, यदि नहीं करते हैं तो जो नहीं करते हैं तो क्या होगा। अगर मान चलिए कर देते हैं तो जो छोट जाति के लोग हैं क्या उनको लाभ होगा कि नहीं, क्या उनको वहाँ पर जाने की सुविधा मिलेगी कि नहीं, ये भी सोचना सब सरकार को सोचकर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इन कारकों के अलावा सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम समुदाय की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका से भी प्रभावित होता है। ठीक है, ये था। आगे देखिएगा आगे 6 नंबर, भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेवारी उद्देश्यों की एक संक्षिप्त टिप्पणी। तो देखिए भावी समाज में मतलब अभी के समाज में शांतियों, अभी के समाज में लोकतंत्र की जिम्मेवारी बढ़ चुकी है। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है तो देखिएगा, तो भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेवारी काफ़ी बढ़ गई। समाज में विभिन्नता और सामाजिक विभिन्नता बनी रहेगी। ठीक है, समाज में शांति अभी भी विभिन्नता है और सामाजिक विभाजन भी है। ठीक है, विभिन्न समुदायों द्वारा अपने हितों के लिए संघर्ष हो रहा है। जो अपने समुदाय है साथियों, जो भी जाति धर्म अपना, वो अपनी मांग के लिए क्या करे, सरकार से ये करे कि ये हमारे के लिए कीजिए, वो हमारे लिए कीजिए, ऐसा हो रहा है। अतः इनके बीच सामंजस्य स्थापित करना, उनकी मांगों का न्यायपूर्ण विचार करना, विवादों का सर्वमान्य हल ढूंढना और समाज को बहुत सारे काम, मतलब बहुत सारा लाभ देना, ये सभी है साथियों। ठीक है, इसलिए डॉट डॉट लगा दिया गया है।
मतलब भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेवारी काफ़ी बढ़ गया है। लोगों के बीच सामंजस्य बैठाना, लोगों को जो किसी समुदाय का मांग है उस समुदाय की मांग को पूरा करने से पहले उस पर सोच विचार करना, ये सभी क्या है लोकतंत्र का जिम्मेवारी है, उद्देश्य है। अब देखिए 7 नंबर है कि भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है। तो देखिए भारत में जातिगत असमानताएं अभी भी जारी है, क्योंकि साथियों कि भारत में जातिगत असमानताएं अभी तक कई तरीकों में जारी है। कुछ जातियों को उच्च सामाजिक स्थिति और आर्थिक अवसर प्राप्त हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा है, कुछ जातियों को उच्च सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्तर प्राप्त है, जबकि अन्य सामाजिक और आर्थिक से दबा हुआ है। मतलब देखिए कुछ ऐसे समाज में लोग हैं जिनको बहुत बड़े बड़े जगहों पर जाने का मौका मिलता है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जहाँ पर नहीं जाने का मौका मिलता है। वे असमानताएं शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा सामाजिक स्थिति में दिखाई देती है। कुछ जातियों के साथ अभी भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है, मतलब अभी भी भेदभाव है साथियों, ऐसा कहा जा रहा है। आगे देखिएगा 8 नंबर प्रश्न है कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। इसके कारण तो देखिए भारत में जाति के आधार पर ही चुनावी नतीजे तय होते हैं, क्योंकि आप देखिएगा कि मान चलिए कोई भी क्षेत्र, उस क्षेत्र में अगर मान चलिए जिस जाति के लोगों का वर्चस्व रहेगा, मतलब जिस जाति के लोग ज़्यादा रहेंगे उसी जाति के लोग, उसी जाति का क्या होता है, विजय होता है, उसी जाति का लोग क्या होता है, जीतता है। ठीक है, तो चुनाव में जातिगत भावनाओं का प्रभाव अवश्य पड़ता है, परंतु सिर्फ जाति के आधार पर भारत के चुनावी नतीजे चयन नहीं हो सकते। इसके 2 कारण निम्नलिखित है। पहला क्या है, पहला है साथियों कि पहला है कि देश के किसी भी संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों की बहुमत नहीं है, इसलिए प्रत्येक पार्टी का उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज़्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। मान चलिए किसी भी क्षेत्र में एक जाति का लोग नहीं होता है, भले ही एक जाति का लोग मान चलिए ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सब क्षेत्र में अलग अलग जाति का लोग होता है। ठीक है, अलग अलग जाति का लोग होता है, तब मान लीजिए किसी भी पार्टी को चुनाव जीतना होता है, उस क्षेत्र में जो जो जाति के लोग हैं उनका साथ तो भरोसा जीतना पड़ेगा ना, हम आपके लिए हई कर देंगे, हो कर देंगे, नहीं करेंगे तो कर देंगे नहीं। ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा। यदि किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना रहा है, मतलब एक जाति के लोग ज़्यादा हैं तो उनके पार्टियों को इस जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए जो पार्टी का सोचेगा, देखिए अगर इस क्षेत्र में अगर हई जाति के लोग ज़्यादा बरन तो वही जाति को अगर हम खड़ा कर लें तो वो वाला जौन जात वाला बरन आदमी उ सब एकरा के वोट दे दें, एकरा के वोट देते हैं तो हमने के जीत जाइए, ऐसे ही सोचिए। ठीक है, कुछ मतदाताओं के सामने अपनी उनकी जाति के 2 से अधिक प्रत्याशी खड़े हो तो उससे जाति का प्रभाव कम हो जाता है। अब मान चलिए कहीं देख लीजिए किसी क्षेत्र में एक जाति के सबसे ज़्यादा है, अब वही उसी क्षेत्र में अगर उसी जाति के 2 उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा, वोट बढ़ जाएगा, तब वोट बढ़ जाएगा तो दोनों में से कोनो जीतेगा नहीं। ठीक है, तीसरा का बाजी मार लेगा, ऐसे ही होता है। इसलिए जाति के आधार पर चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। ठीक है, आगे विभिन्न तरह के सांप्रदायिक राजनीति का व्यवहार है और सबके साथ एक उदाहरण है। ठीक है, तो सांप्रदायिकता क्या होती है, तो साथियों कि धर्म के आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा है उसी को सांप्रदायिकता कहा जाता है। भारत के संविधान में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता है, तो भी प्रयास है सांप्रदायिक राजनीति का अनेक प्रकार रूप दिखाई लेती है। ठीक है, मतलब देखिए भारत को साथियों धर्मनिरपेक्ष देश में, भारत में कोई भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाया गया है। ठीक है, फिर भी यहाँ पर भेदभाव हो रहा है धर्म के आधार पर, उसके बारे में जैसे सांप्रदायिकता सोच अपने धर्म को समुदायों का प्रभुत्व जमाने की प्रज्ञा कोशिश करती है। मतलब जो साथियों मान चलिए कोई आप इस धर्म के लोग हैं तो आप चाहेंगे हमारे धर्म के लोगों का ज़्यादा इज्जत मिले, ज़्यादा सम्मान मिले, ऐसा होता है। जिसके परिणाम स्वरूप बहुत संख्यकवाद का जन्म होता है। मतलब ज़्यादा समाज में लोग हैं वो अपना इज्जत बढ़ाने के लिए बहुसंख्यकवाद का जन्म ले लेता है। और अल्पसंख्यक समुदाय अपनी अलग राजनीतिक विश्वास करते हैं, जो अल्पसंख्यक मतलब जो कम लोग हैं वो किसी अन्य पार्टी पर अपना विश्वास जमाने लगते हैं, ऐसा हो जाता है। ठीक है, अगला है साथियों कि अपने दैनिक जीवन में हम सांप्रदायिक राजनीतियों का प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं। धार्मिक प्रोग्राम अपने धर्म को उत्तम बनाने
की परंपराएं इनमें शामिल, मतलब लोग अपने धर्म के प्रचार करते हैं। सांप्रदायिकता का सबसे भयानक रूप हिंसा, मारकाट और धर्म के नाम पर शोषण है। देखिए सांप्रदायिकता के सबसे भयानक रूप क्या है, जो मारकाट होता है, शोषण है, हिंसा है, ये सब है जो देश के विभाजन के समय और आज़ादी के बाद भी दिखता है। मतलब हमारे देश में विभाजन से पहले, ठीक है, और आज़ादी के बाद होगा। ठीक, आगे देखो 10 नंबर पर जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत की स्त्रियों का भेदभाव या उनको कमजोर स्थिति में है। ये तो बहुत आसान प्रश्न है। आप देखेंगे तो देखिए समाज में बहुत ज़्यादा कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उनको बाहर निकलने की सुविधा नहीं है, उनको बड़े बड़े काम मतलब करने की सुविधा नहीं है। ठीक है, वो 4 दीवारी के अंदर ही बंद कर रह गई, ऐसा भी है। ठीक है, तो जीवन के विभिन्न पहलू इनमें से, और साथ में हमारे जो राजनीतिक पार्टी उनमें भी महिलाओं की संख्या क्या है, बहुत कम है। भारत की स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या वह कमजोर स्थिति में है। ठीक है, पहला क्या है साधु कि भारतीय समाज में अधिकतर महिलाएं घर के 4 दीवारियों में कैद हो गई है। सार्वजनिक क्षेत्र पुरुषों के कब्जे में है, महिलाओं को स्वतंत्रता के अवसर नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये बात है। आगे देखिएगा, लड़कियों को बोझ, यहाँ पर बोझ होगा, बोझ मान समझा जाता है। साथ ही कई क्षेत्रों में पैदा करने से पहले ही मार दिया जाता है। लड़कों को जन्म होने पर जश्न मनाया जाता है। और देश के लिंगानुपात 850 से 800 तक गिर गया है। ठीक है, मतलब 850 से 800 करने का अर्थ है कि 1000 पुरुष पर केवल 800 महिलाएं ही हैं। ठीक है, ये है लिंगानुपात, मतलब महिलाओं का जन्म क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आगे देखिए तो ब्याह कैसे होगा जी। आगे देखिए 10 नंबर सॉरी, अगला पॉइंट है कि आज भी अधिक पैसों वाली प्रतिष्ठित नौकरियों में महिलाओं का अनुपात कम है। अब देखिए जो प्रतिष्ठित नौकरी, जो बड़ नौकरी, वहाँ पर महिला की संख्या क्या है, कम है। भारत के एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में घंटों काम करती है। मतलब एक जो स्त्री होती है पुरुष की तुलना में ज़्यादा काम करती है, उसको ज़्यादातर काम के लिए पर्याप्त पैसे भी नहीं मिलते। कुछ ऐसे आप देखिए कि जो स्त्री जो है वो काम कर रही है, लेकिन उसका काम के लिए मेहनताना जो जो उसका मेहनताना वो उतना नहीं मिल पाता है। ठीक है, महिला सांसद में लोकसभा में संख्या पर्याप्त नहीं है, राजनीतिक में उनकी संख्या बहुत ही क्या है, कम है। ठीक है, ये सभी बात है। आगे देखिएगा 11 नंबर प्रश्न है कि भारत की विधायिका में लोग महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। तो वही मतलब राजनीतिक में क्या है, तो नगण्य है, बहुत ही कम है राजनीतिक में महिलाएं। ठीक है, देखिएगा कि वर्तमान युग में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति में ज़्यादा अच्छी नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की उत्पत्ति कम है। लोकसभा में इनकी संख्या कुल संख्या के 10% भी नहीं, मतलब लोकसभा में 100 अगर पुरुष है तो केवल अगर 100 लोग हैं तो जिनमें से 90 पुरुष और 10 महिलाएं हैं। इसके साथ ही राज्य विधानसभा में उनकी भागीदारी 5% से भी क्या है, राज्य विधानसभा 5% से भी कम, मतलब 100 में से 5 गुना की है। ठीक है, इन विषय में भारत का स्थान दुनिया के बहुत से देशों से नीचे विशेष राजनीति पर पुरुषों का आधिपत्य स्थापित है कहा जा सकता है। ठीक है, कहा जा सकता है। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग नगण्य है। यहाँ पर नगर नहीं है, नगण्य बोले तो न के बराबर है, क्योंकि देख रहे हैं कि कितनी संख्या कम है, ज़्यादा पुरुषों की संख्या है। आगे है 12 नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न, किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। देखिए भारत में कोई भी धर्म को मान्यता ज़्यादा नहीं दिया गया, भारत में कोई राजकीय भाषा नहीं, इसलिए क्या भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। संविधान के निर्माण करते समय धार्मिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। भारत की पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष देश बने, इसलिए सरकार ने संविधान में अनेक प्रावधानों का जिक्र किया, जिनमें से 2 इस प्रकार है। पहला क्या है साधु कि धर्म और जाति के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसी को अछूत कहने पर भी दंड किया जा सकता है। किसी भी धर्म को राज्य के धर्म में नहीं अपनाई, मतलब किसी भी धर्म को खास मान्यता इज्जत नहीं दिया गया है। ठीक है,
अगला पॉइंट है कि भारत में सभी नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को चुनने और उसका प्रचार करने का पूरा अधिकार है। सभी धार्मिक समुदायों को अपने धर्म का अनुकरण करने की पूरा स्वतंत्रता रहता है। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपने अनुसार अपना सकता है, वो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, ये सभी है। ठीक, तो इतना ही प्रश्न था। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में बताना है कि वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आपको कमेंट बताना है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।